जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है सन चैनल को। तो उम्मीद है आप खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे विराम चिन्हों के प्रकार। तो पहले वीडियो में हम विराम चिन्ह की परिभाषा और विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं आलोचना कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के साथ हम आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो विराम चिन्ह के प्रकार, यानी हम जिस तरह विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं कि विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह किन क्षेत्र में लगाया जाता है, किन वाक्यों पर लगाया जाता है, कौन सा प्रकार का चिन्ह, तो आज हम यह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर है अल्प विराम। तो वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्द, यानी वाक्य के भीतर अगर एक ही प्रकार शब्द को अलग करने में लगाया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम। यानी वाक्य के भीतर जैसे राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। ये जो आम, अमरूद, केले है, यह तीन प्रकार, ये जो अल्प विराम के चिन्ह है, ये इनको अलग करता है। यानी अलग करने के बाद जिस तरह इस वाक्य हम लिखेंगे कि राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, तो ये हो गया अल्प विराम के चिन्ह, यानी अलग करना। तो फिर चलिए आगे जाते हैं। वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में भी ये अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे हवा, हवा क्या, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। यानी जब हम उपवाक्यों को भी अलग अलग करते हैं उसमें भी लगता है ये अल्प विराम। फिर हो गया क्या, समय सूचक शब्दों को अलग करने में। जैसे कल गुरुवार दिन 20 मार्च से काम शुरू होगा। यानी कल गुरुवार, गुरुवार के दिन जो यहाँ चिन्ह है इसको कहते हैं अल्प विराम। यानी समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। फिर हो गया क्या कि कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे राम तुम आज भी विद्यालय नहीं गए, यानी संबोधन करे, राम तुम आज विद्यालय नहीं गए, यानी राम के बाद जो चिन्ह लगाए ये भी अल्प विराम के चिन्ह होते हैं। फिर पत्र में अभिवादन समापन के साथ, यानी जब हम पत्र लिखते हैं किसी को तो पत्र में भी ये चिन्ह लगाया जाता है। पूज्य पिताजी, भवदीय, जब हम ये लिखकर आगे लिखते हैं तो यहाँ भी अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो दूसरे नंबर पर है अर्ध विराम। क्या है, अर्ध विराम। यह जो अर्ध विराम का चिन्ह है इस प्रकार का है, ठीक है। वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कैसे होता है हम चलिए पढ़ते हैं। जैसे चित्रलेखा में एक और चित्रलेखा, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं, दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर आदि पुरुष पात्र हैं। जैसे ये जो अल्प विराम के चिन्ह है यहाँ लिखा गया है कि चित्रलेखा में एक और चित्रलेखा, मंदाकिनी और कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। यह जो स्त्री पात्र हैं करके ये जो लिखा गया है हैं का, ये हो गया अर्ध विराम। क्या हो गया, अर्ध विराम। जैसे दूसरी ओर, पहले ओर तो ये आगे और दूसरी ओर आगे रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर आदि पुरुष पात्र हैं। तो समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों उसमें भी लगता है, क्या लगता है आपका, कि अर्धविराम। जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। विभिन्न उपवाक्य पर अधिक जोर देने के लिए भी ये अर्धविराम लगाया जाता है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपूर्ण विराम। तो ये जो अपूर्ण विराम है, ये अपूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोग चिन्ह ना हो। यानी समानाधिकरण उपवाक्य, जैसे उदाहरण है छोटा सवाल बड़ा सवाल, छोटा सवाल बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य। जब हम, जैसे होता है ना, जैसे गणित में कि ये अनुपात समानुपात, उसी प्रकार का समानाधिकरण, यानी इसमें भी समान के रूप में आएगा, बाएं भी आएगा दाएं भी आएगा, इस तरह से। फिर हम चलिए जाएंगे पूर्ण विराम, कि ये जो पूर्ण विराम है साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्यों के समाप्ति पर लगाया जाता है पूर्ण विराम। जैसे
माजिद खाना खाता है। माजिद क्या खाता है? खाना खाता है। खाना खाने के बाद ये जो चिन्ह है उसे कहते हैं पूर्ण विराम यानी समाप्ति सूचक। जैसे वाक्य खत्म हो गया यानी पूर्ण विराम खत्म हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम ही लगाया जाता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, यानी इस वाक्य में क्या होगा कि अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक ही वाक्य है लेकिन अंत में पूर्ण विराम चिन्ह ही लगाया जाता है। आपने यहाँ सोचा होगा कि वाक्य तो उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, या तो कहाँ लिखा हुआ है, सर ये चंद्रबिंदु नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ के बाद तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है लेकिन यहाँ पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं, तो कैसे करें? नहीं, यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ लेना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है कि अप्रत्यक्ष प्रश्न वाक्य, ये जो प्रश्न वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए प्रश्न सूचक चिन्ह जाते हैं, ये तो आसानी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में ही लगाया जाता है। ये तो साधारण सी बात है, मुझे आशा है कि यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये हो गया। फिर जाएंगे संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह भी आपको शायद पता ही होगा, नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाता है, यानी जब हम किसी से पुकारते हैं यानी बुलाते हैं, उसे कहते हैं क्या? संबोधन चिन्ह। जैसे मोहन इधर आओ, हम क्या कहते हैं? मोहन को कहते हैं कि मोहन इधर आओ, तो मोहन के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है ये है संबोधन चिन्ह। क्या कहते हैं? संबोधन करके हम बुलाते हैं। फिर आ गया विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, भय, और यहाँ पर जो विस्मय के चिन्ह होते हैं इसे कहते हैं हम विस्मय चिन्ह। जैसे हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि के भावों के सूचक शब्द या वाक्यों के अंत में जब लगाए जाते उसे कहते विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह जब है कि हम क्या करते हैं कि विस्मय सूचक चिन्ह जैसे हम विस्मय हो जाते हैं। समझ में आया ना? हम विस्मय हो जाते हैं। कैसे विस्मय हो जाते हैं? आपने देखा होगा कि जब आप किसी को देखते हैं यानी शौक हो जाते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ हो, अरे तुम यहाँ हो, हाय अब मैं क्या करूं, ओह क्या बारिश है, ये जैसे चिन्ह आते हैं ना, उसे कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। फिर हम चलेंगे आगे। फिर आ गया अवतरण चिन्ह। क्या आ गया? अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह और उसे कहते हैं ऊपरी विराम। क्या कहते हैं? ऊपरी विराम। जब किसी के कथन को जैसे के तैसे यानी ज्यों के त्यों उद्धृत किया जाता है, उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे अवतरण चिन्ह कहा जाता है। इसका दो प्रकार के हैं, यानी जब हम किसी बात को ज्यों के त्यों उपस्थापन कर देते हैं उसमें, उसे कहते हैं अवतरण चिन्ह या ऊपरी विराम। तो कैसे? चलिए देखेंगे। लिखा हुआ है ये जो अवतरण चिन्ह ये दो प्रकार के हैं। एक हो गया इकहरा, दूसरा हो गया धुरा। तो इकहरा कब लगाया जाता है? जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख हो, उसमें लगेगा इकहरा। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, यानी इस वाक्य में रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है दिनकर, वो ओज के कवि हैं। दूरा यानी जब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया नहीं गया है, मैं बता देता हूँ दूरा का। जब हम किसी शरार्थ लिखते हैं, सप्रसंग लिखते हैं, उसमें जब हम डबल कटेड करते हैं ना इंग्लिश में, उसे कहते हैं हिंदी में दोहरा। तो दोहरा का स्पेसिफिक जिससे वाक्य में स्पष्ट रूप से उन्हें बल प्रदान करता हो उसे कहते हैं दोहरा चिन्ह। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप लिखेंगे कि प्रेमचंद जी ने कई सारे पुस्तकों के बारे में लिखे हैं, और जिन पुस्तकों के बारे में लिखे हैं उन पुस्तकों में से ये एक है।
अगर हम पुस्तक के नाम बता देंगे उसको लिखेंगे डबल कोटेड पर चिन्ह, यानी उसके जोर पर बल दे रहे हैं। फिर आ गया योजक चिन्ह। फिर क्या आ गया? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। फिर 10 नंबर पर आ गया निर्देशक। नाटकों के संवादों में लिखा जाता है, जैसे मनसा, बेटी यदि तुम जानती और मणिमाला क्या हो। फिर आ गया विवरण। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। विवरण, विवरण यानी किसी के विवरण प्रदान करना, किसी के बारे में बताना, कहना। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, जैसे क्या क्या हैं? धर्म है, अधर्म है, काम है और मोक्ष है, यानी ये है विवरण। ये जो चिन्ह दिया गया है उसे कहते हैं विवरण चिन्ह। क्या किया गया है? विवरण चिन्ह। फिर आ गया हंसपद या विस्मरण। इस विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं अंत लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द का वाक्यांश लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है अजमेर। ये जो दो वाक्य हैं, ये पहला वाक्य मुझे आज जाना है, ये जो पहला वाक्य है मुझे आज जाना है, और दूसरा वाक्य है क्या? अजमेर। अगर हम इस दो वाक्य को जोड़ें तो क्या होगा? जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं मुझे आज जाना है, लेकिन ये जो अजमेर है, अजमेर का ये जो शब्द है इस वाक्य में लिखना चाहिए था, लेकिन हम किसी प्रकार भूल गए, तो हम क्या लिखेंगे? मुझे आज अजमेर जाना है। समझ में आ गया? मुझे आज अजमेर जाना है। ये जो हंसपद का चिन्ह है यहाँ पर, ये हंसपद का चिन्ह उठाकर हम अजमेर लिख सकते हैं। फिर हो गया लाघव चिन्ह। क्या हो गया? लाघव चिन्ह। इसे संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द का वाक्यांश को लिख दिया जाता है, यानी संक्षेप में। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, सरा संघ, मोहनदास करमचंद गांधी, मो क गांधी। जैसे हम यहाँ देखकर भी बता सकते हैं कि ये लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी। डॉक्टर राजेश यानी डॉक्टर राजेश, सॉरी यहाँ पर ये दिया नहीं गया है डा के ऊपर। फिर आगे क्या? समता सूचक चिन्ह। तो समता सूचक चिन्ह का अर्थ है किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने या समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु, सूर्य, 1 रुपया 100 पैसे, यानी ये जो 1 रुपया का मूल्य है ये 100 पैसे के बराबर ही है, इसीलिए यहाँ चिन्ह लगा हुआ है समता सूचक चिन्ह। इस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, मेरे ख्याल से आगे भी हम डिस्कशन करेंगे और 5-6 ये जो विराम चिन्ह के उदाहरण के स्वरूप, तो वीडियो कभी लंबा हो सकता है, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए फिर जाते हैं कोष्टक में। कोष्टक में ये 3 आ गया। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा मयंक से दी जाती है। जैसे नाटक में पत्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए भी ये दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कोमा मैं क्या करूं किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। यहाँ पर जो कोष्टक चिन्ह है यहाँ पर लिखा जाता है। फिर आ गया लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में क्या दिया गया है? लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, तो उस जो छोड़े हुए अंश के स्थान पर ये लगाया जाता है, उसे कहते हैं लोप चिन्ह। जैसे तुम्हारा सब काम करूं, बोलो बड़ी माँ तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगे, बोलो। यहाँ पर जो रुका हुआ है ना लोप चिन्ह, यहाँ पर भी कुछ ये जो भावों के बारे में प्रकट करती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं लोप चिन्ह। फिर आ गया इतिश्री। इतिश्री यानी समाप्ति सूचक। इतिश्री आप ये जो विलोम शब्द भी है, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं इतिश्री। फिर आ गया विकल्प चिन्ह। जब 2 में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे कवयित्री, कवियत्री। जैसे हो गया मोहन, मोहन, आप किससे चुनेंगे? जब चुनने का विकल्प हो उसे कहते हैं विकल्प। फिर आ गया 19 नंबर पर पुनरुक्ति चिन्ह। जब ऊपर लिखी किसी बात को
उसी प्रकार लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं पुनरुक्ति। और फिर लास्ट नंबर पर आ गया है 20वां विराम चिन्ह, उसे कहते हैं हम संकेत, यानी किसी की ओर संकेत करना। शब्द के संक्षिप्त रूप के आगे लगाया जाने वाला चिन्ह, जैसे उत्तर प्रदेश, हम उसे सट में यानी संकेत में कर देते हैं उपप्रव। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। हम विराम चिन्ह के परिभाषा और विराम चिन्ह के प्रकार भेद और विराम चिन्ह के बारे में उदाहरण सहित इस वीडियो में हम पढ़े, और आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को सुनें और समझें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर आगे मिलेंगे।